जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर 28 जुलाई यानी कि संडे को साइंस का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, जो कि साइंस पीवाईक्यू सीरीज के L1 से L5 लेक्चर पर आधारित था। उसी टेस्ट का आज मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन था, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो हमने पढ़ा था, लेक्चर L1 में पढ़ा था कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति जो शक्तिशाली होता है वो किसी की क्या लगा देता है, वाट। तो चाहे वो नॉर्मल शक्ति के रिस्पेक्ट में हो या विद्युत शक्ति के, दोनों का ही मात्रक क्या होगा, वाट होगा। ठीक है, तो डी हो गया इसका आंसर। आंसर इसका हो गया डी, वाट। सेकेंड है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट होती है। तो प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जब ओम का जाप करते हैं ना तो प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, तो ओम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित होता है जिस प्रकार पास्कल संबंधित होता है। तो जूल क्या है, जूल ऊर्जा की इकाई है, और पास्कल किसकी इकाई है, दबाव की या प्रेशर या दाव की। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, ऊपर वाले का डी था। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो हमने पढ़ी थी ऊष्मा की 3 इकाई होती है, कौन कौन सी, कैलोरी, जूल और अर्ग। ठीक है, तो कैलोरी, किलो जूल और वाट नहीं है। ठीक है, वाट किसकी होती है, वाट होती है शक्ति की यूनिट। क्लियर है, एक पीको ग्राम बराबर है। अब देखिए पीको, तो पीको हमने कैसे पढ़ा था, पीको का मतलब 12 o'clock क्या होता है, सूरज पीक पे होता है उससे, तो 10 की पावर -12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 की पावर -12 क्या होता है, पीको ग्राम के बराबर होता है। जब भी पीको लगा हो उसका मतलब 10 की पावर -12 से होता है। ओके, फिर है 6 क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो डॉप्सन क्या होता है, डॉप्सन में क्या आ रहा है, सन आ रहा है, तो सन किसके लिए, ओजोन की परत की। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया सी। क्लियर है, नेक्स्ट 7th है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक, क्यूसेक क्या था, क्यू और सेक, क्यूब सेकेंड, क्यूब पर सेकेंड किसका था, जब ज्यादा क्वांटिटी में पानी प्रवाह होता है तो उसका क्या होता है, उसको हम क्यूबिक पर सेकेंड में मापते हैं, क्यूबिक फीट पर सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, पानी का प्रवाह की यूनिट क्या होती है, क्यूसेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नॉट, जहाज की गति का माप, ठीक है, नॉट होता है। नॉटिकल मील, नेविगेशन में उपयोग वाली दूरी की इकाई, सही है। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश की तरंग दर की इकाई, ये भी सही है। और प्रकाश वर्ष, समय की मापने की। तो हमने L1 में पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष समय मापने की नहीं होती बल्कि दूरी मापने की इकाई होती है। ठीक है, तो ये हो गया, सूर्य द्वारा एक वर्ष, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्लियर, आंसर इसका हो गया डी। ठीक है, मैं हिंदी के क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स साइड में इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ते जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई सही ढंग से सुमेल नहीं है। तो बताइए, एसआई कार्य का जूल, कार्य का, ठीक है, जूल है, कार्य किया था, जूस पिया था, बस बल का न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी सही है। और दाब का डायन, तो दाब का डायन नहीं होता, दाब का क्या होता है, ये तो बार होता है, पास्कल होता है। ठीक है, और डायन जो है वो क्या होता है, सीजीएस में बल का मात्रक होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बोले, सही ढंग से सुमेलित नहीं पूछ रहे थे, तो आंसर डी हो गया। ठीक है, डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो जूल का क्या होता है, कार्य, तो ए का हो गया 3 एम्पियर धारा, बी का 1, सी का वाट का शक्ति, और वोल्ट का विद्युत विभव। ठीक है, तो ए का 3 होते ही क्या हो जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो सोनार हमने क्या पढ़ा था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो क्या पर पढ़ा था हमने, जो समुद्री जहाज होते हैं वो डेप्थ को मापने के लिए करते हैं सोनार का उपयोग, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, नेविगेटर्स के द्वारा, नाविकों के द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण है। अब ध्वनि की तीव्रता हमने देखा था कि जब मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि लोग जब, जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी होती है वो जाते हैं
डॉक्टर के पास, तो वो क्या करते हैं, उनके इस तरह का हेडफोन जैसा लगा देते हैं, तो ऑडियोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो वो तीव्रता मापते हैं कि किसी को कितना ऊंचा सुनाई देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो एनीमोमीटर वायु वेग के लिए ठीक है, एमीटर विद्युत धारा के लिए ठीक है, टैकोमीटर दाबांतर के लिए तो नहीं। टैकोमीटर किसके लिए होता था, सर्वे करना होता था लेंथ, हाइट और डायरेक्शन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सिमुलेट नहीं पूछ रहा है, तो आंसर इसका हो गया सी, टैक्योमीटर। क्लियर। और पायरोमीटर उच्च तापमान के लिए होता ही है। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, थर्मोइलेक्ट्रिक, रेडिएशन, गैस, लिक्विड। तो हमने देखा था पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वर्क करता है। और वो क्यों करता है, क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर ही रेडिएशन जनरेट करती हैं, विकिरण जनरेट करती हैं, ठीक है। तो पायरोमीटर क्या होता है, एक तरह से रेडिएशन थर्मामीटर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किसके उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर है इसका हाइड्रोब्यूटारो थर्मा लैक्टो। तो लैक्टो का मतलब ही दूध होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो हाइग्रो हमने क्या पढ़ा था, हाइग्रो मतलब पानी के रिस्पेक्ट में होगा, हाइड्रा, हाइग्रो, ठीक है। तो वायुमंडल में आर्द्रता, तो आर्द्रता में पानी आ रहा है, ठीक है। यही इसका आंसर है, दबाव के लिए नहीं, तापमान के लिए नहीं और वेग के लिए भी नहीं, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो थर्मोरजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, तो ये सही है, ठीक है, हमने पढ़ा था। कैपेसिटर थर्मामीटर, कैपेसिटर का मतलब ही कैपेसिटी से है, ठीक है। तो थर्मामीटर तो ये नहीं होगा, ठीक है, कुछ कैपेसिटी मेजर करेगा, बाइपोलर जंक्शन, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। थर्मोरजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप क्या हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया हृदय की गति, ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप के लिए। तो ए का 3 और बी का 4, ए का 3, बी का 4, ठीक है। कैरोटोमीटर हमने देखा ही था, सोने की शुद्धता, सी का 2 और डी का 1 हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द करेक्ट फेदोमीटर डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई के लिए हो गया, ए का 4 हो गया, बी और सी दोनों में 4 है। बैरोमीटर किसके लिए हो गया, वायुमंडलीय दबाव, तो बी का 1 हो गया, बी का 1 होता ही आंसर क्या हो गया, बी। हाइग्रो हो गया सी का 2 और अल्टीमीटर डी का 4, सॉरी अल्टीमीटर डी का 3 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज ए सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो हमने देखा था सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर, ठीक है। सिस्मोमीटर जो होता है वो सिस्मोग्राफ बनाता है, और किसके लिए, अर्थक्वेक या भूकंप के लिए, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया सी हो गया। फिर है 21, एक सरल मशीन किसी व्यक्ति को निम्न कार्य करने में मदद करती है। बताइए सरल मशीन का क्या काम होता है, काम को ईजी बनाना, ठीक है। कम कार्य, कम बल से सामान्य कार्य, सामान्य कार्य को धीरे धीरे, सामान्य कार्य को बहुत तेजी से। तो कम बल से सामान्य कार्य सरल मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया बी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, कौन सी सदिश नहीं है। तो हमने पढ़ा था सदिश और अदिश राशियां, ठीक है। वो वाला जो जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे लेक्चर से जाकर पूरा चार्ट देख सकते हैं इसका। तो कौन सी सदिश राशि नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं क्या कौन सी होती है, वॉल्यूम नहीं होती, आयतन नहीं होता, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया डी हो गया। बल इनका गुणनफल है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है। F इक्वल्स टू m इंटू ए, जहाँ पे m क्या है, मास है यानी द्रव्यमान, और a क्या है, त्वरण। तो आंसर इसका हो गया बी। द्रव्यमान, मास एंड एक्सीलरेशन, या द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, बल होता है। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा में
ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो हमने स्लाइड पे देखा था कि पवन ऊर्जा से क्या होता है, जो पंचक्कियां होती हैं वो घूमती हैं, तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा इसका आंसर हो गया, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है, स्थैतिक विज्ञान किससे संबंधित है? स्थैतिक का मतलब स्टैटिक साइंस। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता ही रुका हुआ है, तो विश्राम की स्थिति। ठीक है, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक चार पहिया वाहन तेज गति से एक तीखे वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो इस तरह से ये वृत्ताकार पथ है और इस पर कोई एक कार जा रही है। ठीक है, अपने बाहरी पहियों पर पलट जाएगा, अपने भीतरी पहियों पर पलट जाएगा, बाहर की ओर फिसल जाएगा, अंदर की ओर फिसल जाएगा। तो देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर किसी ने मूवी में देखा होगा या किसी ने फार्मूला 1 रेस वगैरह देखी होगी, तो जब भी गाड़ी पलटती है ना तो वो बाहर की साइड पलटती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, एक तो नंबर 1 हो जाएगा, अपने बाहरी पहियों पर पलट लाएगा और बाहर की ओर फिसल जाएगा। ठीक है, और वो पलट कर कहाँ, अंदर की साइड नहीं आती, हमेशा बाहर फिसल के चली जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा, 1 और 3। क्लियर है। फिर है, एक तेल टैंकर आंशिक रूप से तेल से भरा हुआ है और एक समतल सड़क पर समान त्वरण से साथ आगे बढ़ रहा है, तब तेल की मुक्त सतह तो क्या होगी, वो आगे की ओर तो ट्रक जा रहा है। ठीक है, तो उसका जो क्या बोलते हैं, ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में तेल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीछे की ओर। आंसर इसका सी हो जाएगा, पीछे की छोर पर अधिक गहराई के साथ क्षैतिज की ओर झुकी हुई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो हमने स्लाइड में देखा था किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा। ठीक है, न्यूटन का 3rd लॉ होता था। और हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा था इसके लिए, गुलेल का एग्जाम्पल या रॉकेट का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है, पवन की ऊर्जा है, पवन की कौन सी ऊर्जा होती है? पवन में सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, पवन चलती है ना, तो बी हो गया, ओनली काइनेटिक। नेक्स्ट है, सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, तो क्यों होता है सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना? क्योंकि बर्फ जो है वो फिसलती है, उसमें घर्षण कम होता है। ठीक है, तो आंसर डी हो गया, बर्फ का घर्षण सड़क की अपेक्षा कम होता है। आइस हैज ए लेसर फ्रिक्शन देन द रोड। ठीक है, नेक्स्ट है, दो गेंदे ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमने पढ़ा था कि जो गेंदें गिरेंगी वो मास का उन पर, द्रव्यमान का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, चंद्रमा पर मनुष्य का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, सही है ये। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये बी, इसका रीजन गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है पर वो पृथ्वी की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो इसका हो गया ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो सी हो गया सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति का भार होता है पृथ्वी की सतह पर हर जगह समान, ध्रुवों पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, समतल की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम। तो हमने लेक्चर्स में देखा था कि पृथ्वी का जो ग्रेविटी होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो पृथ्वी पर सभी जगह एक जैसा नहीं रहता, वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसलिए व्यक्ति का भार भी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, मैक्सिमम एट पोल्स। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, हम इस उच्च गति को क्यों महसूस नहीं करते? क्योंकि हम पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत छोटे हैं। नहीं, ये गलत है। पृथ्वी की कक्षा के साथ पृथ्वी के संबंध हमारी सापेक्ष गति 0 है, तो यही इसका आंसर है कि हमारी सापेक्ष गति 0 है, हम भी पृथ्वी के ऊपर ही हैं, पर अगर हम पृथ्वी से बाहर जाकर वायुमंडल के ऊपर से देखेंगे तो पृथ्वी हमें घूमती हुई नजर आएगी। तो रिलेटिव स्पीड 0 होने की वजह से क्या हो जाता है,
हमें पृथ्वी घूमती हुई नहीं प्रतीत होती। नेक्स्ट है पेंडुलम की आवर्त अवधि किस पर निर्भर करती है? तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा था, इसी तरह का एक क्वेश्चन कि किस पर निर्भर करती है? इसकी लंबाई पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। ठीक है, फिर क्वेश्चन है पानी की एक बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। तो पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि जब बूंद गिरती है तो वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करती है और इस वजह से इसका आकार क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। तो इसका क्या था रीजन? पृष्ठ तनाव इसका रीजन है, सरफेस टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अलग अलग व्यास वाले साबुन के दो बुलबुले एक नली के संपर्क में आते हैं तो क्या होगा? दोनों बुलबुले का आकार समान हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कभी साबुन के बुलबुले अगर बने और आप ऐसे से उसमें डाल दो तो जो क्या होता है, छोटा बुलबुला छोटा हो जाता है और बड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन ना थोड़े कॉमन सेंस से हमें करने चाहिए क्योंकि हर चीज की थ्योरी बुक में नहीं है। ठीक है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। तो पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? इसका रीजन ये होता है कि जब हम हवा में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है और दाब कम होने की वजह से क्या हो गया कि बाहर का दाब तो कम हो गया पर पेन के अंदर का दाब ज्यादा ही रहा। तो चीजें जो हैं वो ज्यादा दाब से कम दाब की ओर फ्लो करेंगी। ठीक है, तो इसी कारण से स्याही जो है वो पेन से निकलकर बाहर की ओर आने लगेगी। क्लियर है? तो इसका रीजन होता है वायु दाब में कमी के कारण। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुएं से पानी की बाल्टी उठाते समय हम महसूस करते हैं कि बाल्टी पानी की सतह के ऊपर भारी हो जाती है। तो हाँ बिल्कुल, आप रोज के एग्जाम्पल से भी इसे देख सकते हैं कि जब हम नहाते हैं और बाल्टी के अंदर हम मग डुबोते हैं और फिर मग को हम ऊपर उठाते हैं तो वो हमें भारी लगने लगता है, लेकिन जब पानी के अंदर रहता है तो वो हल्का होता है। तो पानी की सतह के ऊपर भारी हो जाती है। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में तैरते समय हिमखंड का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो कितना भाग होता है? 1/9 भाग। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो बर्फ का घनत्व होता है जल के घनत्व की अपेक्षा 1/9 होता है। इसलिए क्या होता है, जब बर्फ समुद्र में तैरती है तो 1/9 भाग उसका ऊपर दिखाई देता है। फिर है नीचे दिए गए रंगों में से आंख सबसे अधिक संवेदनशील है, किसके प्रति है? पीले और हरे रंग के प्रति। ठीक है, क्योंकि विबग्योर जो होता है उसमें बीच में कौन सा कलर आता है? ग्रीन और येलो आता है। ठीक है, अगर विबग्योर का ऑर्डर देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर पे ग्रीन और येलो कलर आएगा उसमें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग, रॉकेट का वेग। तो हमने स्टोरी देखी थी सूरज की कहानी, तो फर्स्ट कौन आया था? सूरज आया था ना। तो कौन होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, आंसर इसका हो गया ए। हीरे की असाधारण चमक के पीछे क्या कारण है जब उसे उचित तरीके से काटा जाता है? तो हमने हीरा कहाँ पे पढ़ा है? हीरा हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ा था। अब देख लेते हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से हैं इसमें, क्योंकि चमक उसी से रिलेटेड होती है। तो क्या है? क्योंकि इसकी पारदर्शिता अधिक होती है, तो पारदर्शी तो नहीं होता है हीरा। क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, या इंग्लिश में देखें बिकॉज इट हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही होता है। ठीक है, वो रिफ्रैक्ट कर देता है जो उसके अंदर की लाइट्स जाती हैं और इसी कारण से वो चमकता है। ये बहुत कठोर होता है, तो कठोर का चमकने से कारण नहीं। कठोर तो आयरन भी होता है पर वो चमकता थोड़ी है, क्योंकि इसका विचलन तल निश्चित होता है। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, आंसर बी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिआयामी वस्तु की छवि को एकीकृत करने और चिन्हित करने की तकनीक है। तो कौन सी तकनीक है? हमने देखा था लेजर लाइट के माध्यम से बनाई जाती है चित्र, उसे क्या बोलते हैं? होलोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना के नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तुमने देखा था स्टॉप का साइन था, आंख के अंदर जा रहा था, उल्टा प्रतिबिंब बन गया था। ठीक है, और उससे छोटा। तो प्रतिबिंब तो वास्तविक रहेगा, जैसा साइन है वैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या था? उल्टा बना था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना द्वारा बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग इसके द्वारा निर्धारित होता है। तो प्रकाश का कलर क्या होता है? मेनली उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, रेड की वेवलेंथ अलग होती है, ब्लू की अलग, ग्रीन की अलग, विबग्योर में सभी रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक का दर्पण है। अब देखिए, दंत चिकित्सक को क्या चाहिए होता है? वो दांत के अंदर डाल के देखता है, तो उसे छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना होता है, और छोटे को बड़ा कौन करता है? अवतल दर्पण करता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कॉनकेव मिरर। किसी व्यक्ति का पूर्ण आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ये होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉन्ग साइटेडनेस इमेज आर फॉर्म्ड एट फॉलोइंग। दूरदृष्टि दोष लिखना भूल गए, यहाँ पर दोष होगा। दूरदृष्टि दोष में छवियां निम्नलिखित स्थानों पर बनती है। तो कहाँ पर बनती है? हमने देखा था स्लाइड में, लेक्चर में, कि आंख के पीछे बनती है दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में आंख के पीछे आगे बन जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रेटिना के पीछे। इसका आंसर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है सेंटीमीटर में। ये मेरे पीछे छुप रहा है, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। द लेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन सेंटीमीटर, तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हमें किसी चीज को ढंग से देखना है, जैसे पेपर को पढ़ना है, तो हमें कितने दूरी पर रखना चाहिए? उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए लेक्चर में यहीं पर खत्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।